हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अभिषेक सिन्हा। आज हम नया सब वीडियो लाए हैं, एकदम नया सीरीज है। और ये वीडियो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि महाजन पद जो एक नया चैप्टर है जिसमें 16 महाजन पद की इतिहास है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि कैसे उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज हुई। और जैसे ही उत्तर वैदिक काल में जब हम लोग लोहा का खोज कर लेते हैं, तो लोहा का खोज करने से क्या फायदा होता है? आर्थिक गतिविधि को आगे बढ़ाने में लोहा का बहुत अहम रोल रहता है। आप बोलोगे सर कैसे? लोहा आखिर आर्थिक गतिविधि को अच्छा कैसे कर देता है? लोहा से पहले तांबा, पीतल ये सब खोजा गया था, तो क्या वो सब आर्थिक गतिविधि को आगे नहीं बढ़ा रहा था? लोहा ही क्यों बढ़ा रहा था? तो एक तो पहला पॉइंट ये है कि जो तांबा पीतल ये सब महंगा था इन कंपेयर टू लोहा। मतलब आयरन के तुलना में तांबा हो गया, पीतल हो गया, कांसा हो गया, ये सब महंगा था। तो ये सब चीज़ों का औजार बनाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और बहुत जो अलग अलग गरीब किसान हैं या फिर बहुत गरीब जो लोग हैं वो हर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उसका। मतलब अभी आपको कह दे कि आप सोना का तलवार खरीद के घर में टांग दो तो नहीं होगा ना, लेकिन लोहा का आप टांग सकते हो। वही चीज होता है कि जो उस वक्त और भी जो धातु का खोज हो गया था लोहा से पहले, तो वो सब चीज़ों से बहुत अलग लेवल का मशीन बनाना, बहुत चीज़ें, इक्विपमेंट्स, टूल्स को बनाना थोड़ा सा ना कठिन हो गया था। इस वजह से क्योंकि महँगा भी था, और जब महँगा हो जाता है चीज़ें तो डिमांड भी कम जाती है। और जैसे ही लोहा का खोज हुआ तो बहुत अलग-अलग लेवल का टूल्स आया, मार्केट में नया-नया टूल्स देखने को मिला लोहा का। और जब देख मिला लोहा का, कचिया हो गया आपका, लोहा हसुआ हो गया, एक पर एक चीज़ें मिला, हथौड़ा हो गया, ये सब चीज़ लोहा से ही बना हुआ मिला मार्केट में। और लोग जब लोहा लोहा का औजार मिल गया, तो लोहा के औजार से लोग जंगल की कटाई करने लगे। और जंगल की जैसे ही कटाई हुआ तो वो एग्रीकल्चर फील्ड में बदलते चला गया। मतलब खेती वाला फील्ड बनते चला गया। जंगल कटेगा बाबू तो क्या बनेगा? खेती वाला फील्ड बनेगा ना। तो खेती वाला फील्ड बनते चला गया, तो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान अपना खेती में भी लगाने लगे। साथ ही साथ वह पशु को भी पालते थे। और जब खेती से अनाज होता था तो वह अनाज को खाते भी थे और मार्केट में बेचने भी लगे। तो बेचते-बेचते उनको आइडिया आया कि ये इसको क्यों ना कोई प्रोडक्ट बनाया जाए इस रॉ मटेरियल से। जैसे चावल ही है तो चावल से, या गेहूँ ही है तो गेहूँ से कोई बिस्कुट बना लिया जाए, है ना? इस प्रकार से कुछ प्रोडक्ट बनाया जाए। तो प्रोडक्ट बनाने का विचार ना उनको छोटा-छोटा इंडस्ट्री खोलने के लिए उत्साया। तो इंडस्ट्री खोलने में भी बहुत अलग लेवल का जो मशीन बनती है चीज़ें बनाने के लिए, तो उसमें लोहा का उपयोग होता है। तो जब मशीन बनने का लोगों सोचने लगे तो लोहा वगैरह का उपयोग वहाँ से भी लोग अफ़ोर्ड कर लेते थे, क्योंकि सस्ता पड़ता था, कितना भी भारी क्यों ना हो। तो ये भी होने लगा, तो इंडस्ट्री भी डेवलप हो गया। और आर्थिक जो गतिविधि है इस प्रकार से समाज में काफ़ी आगे बढ़ने लगी। रिजल्ट यह होता है कि जब आर्थिक अच्छी हो गई, क्या हो गई? आर्थिक अच्छी हो गई, तो स्वाभाविक है कि क्या अच्छा होगा आपका? जब समाज में आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाएगा, तो क्या होगा उसका इम्पैक्ट? ये बताओ आप? नहीं पता। जब आर्थिक अच्छा होगा तो सामाजिक भी अच्छा होगा, सामाजिक अच्छा होगा तो राजनीतिक भी अच्छा होगा। है ना? ये सभी प्रभाव पड़ता है एक दूसरे पे। और जो सबसे जड़ होता है वो आर्थिक सबसे बड़ा जड़ है। आप हर जगह चले जाओ जहाँ आर्थिक व्यवस्था ठीक है, जहाँ पे अच्छा खासा इनकम हो रहा है, तो जिस भी देश में अच्छा खासा इनकम जनरेट हो रहा है, उस देश में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। उस जहाँ आर्थिक वहाँ खुशी, क्योंकि पैसा आएगा तो खुशहाली बढ़ेगा ही। तो आर्थिक अच्छा तो समाज में ना, समाज भी अच्छा हो जाएगा, समाज स्वस्थ हो जाएगा। पैसा रहेगा तो आप हर क्षेत्र में विकसित करिएगा, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, चाहे वो शास्त्र वाला फील्ड हो, चाहे शस्त्र को ठीक कर लीजिएगा, चाहे किसी भी चीज़ का खोज करना हो, तो बाबू हर चीज़ में पैसा ही लगता है। आप देखो कोई भी गरीब कंट्री, तो कोई भी गरीब कंट्री जिसके पास पैसे की कमी है वो उतना विकसित नहीं कर पाता है। आप कोई वैसा घर देख लो जिसके घर में पैसा कम रहता है, जैसे कि
किसी बच्चे के पिता मज़दूर हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो भी कोई छोटा-मोटा ही काम करेंगे, क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। जब वो एजुकेशन देगा नहीं तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? अगर आप पढ़े-लिखे रहेंगे ही नहीं, तो आप में डेवलपमेंट कहाँ से होगा? सबसे पहला चीज़ यही है। आपको पता होना चाहिए एजुकेशन इज़ वन ऑफ द सिंगल वेपन्स व्हिच यू गेट एवरीथिंग इन योर फ्यूचर व्हाट आर यू वांट। है ना? आप जो भी चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, एजुकेशन ही ऐसा औज़ार है जिसे आप खरीद सकते हैं। तो एजुकेशन को लोग अगर अपने जीवन में एडॉप्ट कर लेता है, एजुकेशन हो गया और साफ़ पानी और रहने का ठीक-ठाक साफ़-सुथरा जगह अगर आपको मिल गया, तो आपसे ज़्यादा किस्मत वाला कोई नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, अगर एजुकेटेड आप हो गए हैं, तो आप जिस भी फ़ील्ड में जाएँगे, बेहतर ही करेंगे। क्योंकि पढ़े-लिखे जो होते हैं वो मतलब कोई भी डिसीज़न लेंगे तो भाई उनका डिसीज़न में थोड़ा-सा ना कंपेयर अच्छा रहेगा जो पढ़े-लिखे नहीं हैं उनके तुलना में। ये चीज़ याद रखिएगा। आप पढ़-लिख लेंगे तो आप कुछ भी कर लेंगे जीवन में, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आप जब पढ़ लेंगे तो आपका आर्थिक स्थिति ऑटोमैटिक क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा जीवन में। और जब आर्थिक अच्छा होगा तो समाज में आपका इज़्ज़त मिलेगा आपको, तो सामाजिक स्थिति भी आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा। है ना? तो जब सामाजिक बहुत अच्छा हो जाता है तो राजनीतिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप अच्छा खासा इनकम करोगे तो आपका सरकार आप सरकार को टैक्स दोगे। अगर आप पढ़े लिखे कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करके बहुत सारा पैसा कमाए, तो पैसा कमा के खुद थोड़े घर में रख लोगे, आप सरकार को भी आगे बढ़ाओगे। आपके यहाँ मान लो नीतीश कुमार काम कर रहा है, बिहार सरकार, तो आप बिहार में कोई बड़ा इंडस्ट्री बना लिए, पढ़े लिखे आप हैं, पढ़ लिख के कोई बड़ा इंडस्ट्री खड़ा किए, तो पैसा तो सरकार को गया ना कट के। मतलब जो पैसा आप कमाएँगे, मान लीजिए 2 करोड़ 4 करोड़, तो उसमें से कुछ तो 20% का इनकम जाएगा सरकार को जीएसटी के रूप में। तो सरकार भी आगे हुआ ना, समाज भी अच्छा, आर्थिक अच्छा तो सामाजिक, राजनीतिक सब कुछ अच्छा हो जाता है। और जब आप अच्छे से पढ़ लिख लेंगे, खूब पैसा कमाएँगे, तो आप अपने घर में पूजा-पाठ भी कराएँगे, तो धार्मिक स्थिति भी अच्छा होने लगता है। आप मंदिर में जाकर के दान दक्षिणा भी देने लगेंगे, तो सब कुछ एक-दूसरे पे डिपेंड है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को लोहा के खोज के बाद हम लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई? काफ़ी अच्छी हो गई और हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। तो शुरू-शुरू में हम लोगों का जो जीवन था पूर्व वैदिक काल अगर हम चले जाएँ, तो पूर्व वैदिक काल में कैसा जीवन बीत रहा था? कबीले का। क्योंकि एकदम छोटा-सा जगह था, जिसमें कि 20-25 घर और एक छोटा-सा राजा, उसी उन्हीं लोगों के द्वारा चुना गया। और राजा को लोगों को टैक्स देने का मन है तो दें, और नहीं देने का मन है तो ना दें, अपने खुशी से दें, नहीं तो राजा आपसे माँग नहीं सकता है, ऐसा राजा को हक नहीं दिया गया था। लेकिन लोग अपना देते ही थे टैक्स, ताकि राजा भी अपना कुछ खा पी ले और थोड़ा बहुत समाज का कल्याण में भी कुछ पैसा खर्च करे। तो कबीला से क्या बना? फिर जन बना। क्योंकि कबीला जब थोड़ा-सा बड़ा हुआ तो जन में बदल गया, है ना? जब राजा को थोड़ा बहुत पावर आ गया या फिर टैक्स ज़्यादा आने लगा तो जन, पहले 20-25 घर था तो वो कबीला था, अब 50 घर हो गया उसी मोहल्ला में, तो जन में बदल गया। अब 50 घर से और बड़ा हो गया एरिया, 500 घर हो गया, तो जनपद हो गया। और 500 घर से 5000 घर हो गया, तो एक डिस्ट्रिक्ट बन गया, तो महाजनपद हो गया, है ना? तो कबीला से क्या बना बाबू? जन बना। जन थोड़ा और बड़ा हुआ सीमा क्षेत्र से, तो जनपद बना। और बड़ा हुआ तो महाजनपद बना। तो आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? महाजनपद। इस प्रकार से जब हमारा आर्थिक गतिविधि थोड़ा-सा अच्छा हो गया, तो हमारे भारत में लगभग 16 महाजनपद उभर कर आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी सब विषय के बारे में पढ़ेंगे। 16 महाजनपद में क्या कौन-कौन थे? तो कुरु थे, पंचाल थे, कौशल थे, बज्जी थे, काशी थे, और भी बहुत सारा नाम है। तो मगध थे। हम आपको 16 का 16 महाजनपद भी डिटेल से एक-एक महाजनपद कोशिश करेंगे पढ़ाने का। जहाँ से क्वेश्चन आता है हम वो क्वेश्चन आपको बताएँगे। ठीक है? यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया ना? किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो फ़ील फ्री विल यू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, ओके? चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि लगभग 6th सेंचुरी के आते-आते लगभग क्या जो हमारा छठी शताब्दी है कह लो हिंदी में, आते-आते महाजनपद का क्या हो गया बाबू? जन्म हो गया। क्यों हो गया जन्म? तो आपको हम बताए थे ना कि हमारा 1500 से 1000 पूर्व वैदिक काल, 1000 से 600
उत्तर वैदिक काल, 600 से लगभग स्टार्ट हो गया महाजनपद। क्योंकि जब लोहा का खोज 1000 ईसा पूर्व में हो गया, तो कहा जाता है कि लोहा के खोज होने के 400 साल 300 साल के बाद हमारा महाजनपद, मतलब इतना तेजी से समाज विकसित करने लगा ना। आप खुद सोचो ना कि 400 300 400 साल बहुत बड़ा समय होता है। हमको लगता है कि आप लगभग 22-25 साल के लड़का-लड़की होंगे, तो आप अपना जन्म देखो, आपका जन्म 2001 का होगा, तो अभी 2023 है, तो क्या डेवलपमेंट हो गया है। जब आपका जन्म हुआ होगा, तो लोगों के हाथ में फ़ोन होता था क्या? स्मार्टफ़ोन नहीं होता था। आज कितना बढ़िया फ़ोन है, आज का कलर टीवी है, उस वक़्त सादा टीवी ही हुआ करता था। तो डेवलपमेंट काफ़ी मेट्रो, मतलब आप ओवरब्रिज बन गया, ये हो गया, वो हो गया, डेवलपमेंट कितना हो गया। अच्छे-अच्छे ब्रांड के कपड़े आने लगे, आपको ऑनलाइन सर्विस मिल गया, है ना? फ्लिपकार्ट ये सब आके कपड़ा देने लगे, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट खुल गए आपके शहर में। तो ये सब 2001 में था क्या? नहीं था। तो सोचो कि 20 से 22 साल में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है, तो 400 साल में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ होगा उस वक़्त जब लोहा का खोज हुआ तब। लोहा का खोज होने से बोले ना कि खूब बढ़िया खेती खेती होने लगा, तो वो अनाज को लोग खाते भी थे, अनाज को बेचते भी थे। तो अनाज को बेचते-बेचते लोगों को समझ में आ गया कि भाई क्यों ना हम प्रोडक्ट बना के बेचें। जब चना को उगा रहे हैं, तो क्यों ना हम इसका सत्तू बना के बेचें, क्यों ना हम इसका बेसन बना के बेचें। तो जब बेसन बनाने लगे, सत्तू बनाने लगे, तो इसके लिए भाई मशीन तो होना चाहिए ना पीसने के लिए। तो ये सब चक्की का जो मशीन बनता है ना, तो उसमें समझ लो कि लोहा वगैरह का भी उपयोग होता है। वेपन्स बनाने के लिए भी टेक्निक मशीन बनाया जाता है। तो लोगों के मन में ये बात घुस गया कि भाई अगर हम जो भी रॉ मटेरियल्स है उससे कोई गुड्स बनाएँ, कोई प्रोडक्ट बनाएँ, तो उसको क्यों ना हम कम से कम कोई प्रोडक्ट तैयार करें, तो इससे हो सकता है कि हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। आप खुद सोचो ना, जो आटा 30-35 रुपया में मार्केट में किलो के भाव से बिकता है गेहूँ का आटा, अगर उसी से बिस्किट बना लिया जाए, या फिर मैदा जो होता है वो 20, 22, 25 रुपए किलो तक या 30 रुपए किलो तक बिकता है मार्केट में नॉर्मली मैदा। उसी मैदा से अगर केक बना लिया जाए तो कितना महँगा हो जाता है। 1 किलो मैदा में कम से कम 2-3 केक तो बन जाएगा, तो लगभग 300-400 का बिज़नेस हो गया वहीं से। तो आप समझ लो कि प्रोडक्ट बना लेना, भुट्टा है तो भुट्टा से कुरकुरे बना लेना, कितना महँगा वो सब बिकने लगता है ना? चना से चना का भूजा बना लेना, तो भूजा कितना महँगा बिकने लगता है। चना कैसे है, भूजा कैसे है, तो आप खुद सोचो कि कोई प्रोडक्ट बना के बेचने से समाज में कितना ज़्यादा पैसा आने लगता है। हमारा आर्थिक गतिविधि सब चीज़ होने लगता है। ये पॉसिबल कब हुआ? जब हमारा लोहा आ गया। नहीं तो बाबू कबीला था, कबीला से जन बनते-बनते तक तो हमारा पूर्व वैदिक काल समाप्त हो गया। और जब उत्तर वैदिक काल आता है 1000 बीसी के आसपास, तो उसमें जनपद बन जाता है, क्योंकि समाज एकाएक बड़ा होने लगा। जनपद और सीमा क्षेत्र बढ़ गया कब? जब महाजनपद। और इस प्रकार से भारत जो है उस वक्त लगभग 16 महाजनपद में विभाजित था। बाबू जिस प्रकार से अभी स्टेट है ना, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब तमिलनाडु हो गया, ये सब जो स्टेट है, तो आज 28 स्टेट है भारत में, 28-29 स्टेट जो भी है। तो ये जो स्टेट है आज भारत में इतना है ना, आखिर संघ तो हमारा भारत में ही है, यूनियन क्या है हमारा? इंडिया, एक ही नाम से इंडिया जाना जा रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारा स्टेट तो है। तो उसी प्रकार से उस वक़्त हमारा पूरा भारत जो है, वह 16 अलग-अलग टुकड़ी में बँटा हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा। इसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ाई करेंगे कि जो-जो क्षेत्र जहाँ-जहाँ था, वहाँ पे कौन-सा राजा थे, क्या फ़ायदा हुआ था उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र से क्या-क्या चीज़ें हमको प्राप्त हुई, वहाँ का राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, एक्चुअली राजा लोगों को बेसिकली करते क्या थे? ये सब चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि जो सिक्स्थ सेंचुरी है, 6वीं शताब्दी के आसपास जब मेरा उत्तर वैदिक काल समाप्त हो जाता है, तो 16 महाजनपद में हमारा भारत जो है खंडित हो जाता है, बँट जाता है। ये चीज़ समझ में आ गया?
और इस वक़्त जो था ना जब 16 महाजनपद में हमारा भारत बँट चुका था और अपना-अपना सब लोग राज स्थापित कर चुके थे, अलग-अलग राजा बन चुके थे। राजा भी कंप्लीट रूप से अस्थायी रूप से अब बनने लगे। उस वक़्त हो गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा महाजनपद में, ऐसा हो गया था। राजा के पास खूब सारा टैक्स पहुँचता था। सब अपने-अपने महाजनपद में खूब सारा खेती करते थे, खूब सारा धन कमाते थे और राजा को टैक्स के माध्यम से देते थे और 16यों जगह एकदम खूब स्पीड से उभर रहा था, बिज़नेस में आगे जा रहा था, खेती अच्छा से कर रहा था, समाज आगे बढ़ रहा था क्योंकि समाज में पैसा आ रहा था 16यों महाजनपद में। हैं, उसमें से सबसे मजबूत उभर के आता है मगध। तो हम सब कुछ आपको हिस्ट्री में एकदम टोटल तोड़-तोड़ के पढ़ाएँगे कि एक्चुअली ये 16 महाजनपद उस वक़्त का मान लो 16 राज्य, अभी 28 राज्य है ना, उस वक़्त का 16 राज्य था ये, 16 महाजनपद अपना-अपना। 16 महाजनपद 16 राजा से कंट्रोल था, ठीक है? और उसमें जो सबसे यूनियन राजा होते थे मतलब एक राजा, तो 16 महाजनपद को जो जीत लेंगे, तो उसमें सबसे बड़ा नाम उस वक़्त मगध का था। तो मगध के बारे में पढ़ाएँगे कि किस प्रकार मगध जो है ये सभी महाजनपद पे राज करता था। 16यों महाजनपद जो है इसको टैक्स पहुँचाते थे और मगध एकदम पूरा अखंड भारत पे राज करता था और मगध के ही क्षेत्र में आपको चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक देखने को मिलेंगे, घनानंद जैसे महान शासक देखने को मिलेंगे, है ना? तो सब चीज़ के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये महाजनपद बिल्कुल राजा अमीर बनते जा रहे थे, कैसे अमीर हो रहे थे, ये सब के बारे में जानेंगे। युद्ध लड़ते थे, तो युद्ध में इतना-इतना पैसा कहाँ से आता था, तो सब कुछ जानेंगे, ठीक ना? देखिए, जो छठी शताब्दी के जो आस-पास है जो आपका छठी शताब्दी के आस-पास, तो उस वक़्त क्या हुआ था कि जो धार्मिक क्रांति का दौर चल रहा था, क्या चल रहा था? धार्मिक क्रांति का दौर। एक तरफ बौद्ध धर्म और दूसरी तरफ आप कह लो जैन धर्म। ये दोनों ही धर्म विकसित हो रहे थे, धीरे-धीरे उभर के आ रहे थे। नए-नए धर्म का उदय हो रहा था उस वक़्त, है ना? बौद्ध धर्म भी आगे बढ़ रहे थे, जैन धर्म भी आगे बढ़ रहे थे, इसके बहुत सारे अनुयायी थे, इनके प्रचारक भी देखने को मिल रहे थे। तो नए-नए धर्म निकल के आ रहे थे, उस वक़्त लगभग छठी शताब्दी के वक़्त। शुरू-शुरू में धर्म, कर्म ये सब होता नहीं था। ये शुरू-शुरू में क्या था कि भाई आप जैसा काम करोगे, वैसा आपका धर्म हो जाएगा, पूर्व वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जात जो है फिक्स हो गया। अब ब्राह्मण, ब्राह्मण ही रह गया, राजपूत क्षत्रिय, क्षत्रिय ही रह गया, शूद्र, शूद्र ही रह गया, वैश्य, वैश्य ही रह गया। तो यही चेंजिंग हो गया और इसमें कोई बेसिकली हमको चेंजिंग दिखने को नहीं मिला। जो हमारा बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, ये तो दोनों काफ़ी काबिलिए तारीफ़ मतलब इनका इतिहास जब आपको पढ़ाएँगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का, तो इवन बहुत अच्छा धर्म है और इसके अंदर जो है वो बहुत ही अपना जीवन को सादगी से बिताते हैं। मतलब बहुत बढ़िया धर्म है। इस दोनों के विषय में आपको अच्छे से पढ़ाएँगे और जब छठी शताब्दी का समय था, तो उस वक़्त क्या था कि प्राचीन हिंदू धर्म जो है ना, एक प्रकार का समझ लीजिए कि सनातन धर्म कह लो, जो आपका प्राचीन हिंदू धर्म था उसको आप सनातन धर्म भी बोल सकते हैं। वह धर्म भी अपने जगह आगे बढ़ रहा था जिस प्रकार से आपका बौद्ध और जैन धर्म बढ़ रहा था। मतलब कोई किसी से कम नहीं था। जो जन कबीला सबसे छोटा क्षेत्र, मतलब बहुत छोटा क्षेत्र को कबीला कहते हैं। वो क्षेत्र ना थोड़ा-सा बड़ा होता है तो उसको जन कह देते हैं। एरिया में सीमा क्षेत्र और बड़ा होता है तो जनपद कह देते हैं। सीमा क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया तो महाजनपद कह देते हैं, है ना? कबीला हो गया पॉइंट, पॉइंट के आगे थोड़ा-सा उससे बड़ा बड़ा पॉइंट वो हो गया जन हो गया। बहुत बड़ा गोला तो वो हो गया जनपद और बहुत ज़्यादा ही बड़ा गोला वो महाजनपद हो गया। मतलब सीमा क्षेत्र बहुत बड़ा तो महाजनपद। तो छठी शताब्दी के आसपास 16 को अलग-अलग महाजनपद अलग-अलग हो चुका था भारत में इंडिपेंडेंट सब राजा उस पे अपना-अपना रूल कर रहे थे। 16 गो राजा थे 16 महाजनपद में याद रखिएगा, है ना? मतलब उस वक़्त का तो ख़ैर बिहार, यूपी कह लो, बंगाल स ये सब एक ही महाजनपद के अंदर आते थे, मगध के अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र था। हम लोग जो हैं महाजनपद का जो जानकारी लेंगे, जो भी जानकारी प्राप्त होती है, ये हम लोगों को जो भी महाजन पद के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, वह बौद्ध और जैन ग्रंथों से प्राप्त होती है। क्योंकि महाजन
पद की जानकारी अगर हमको बौद्ध और जैन ग्रंथों से प्राप्त होती है इसलिए क्योंकि उस वक़्त बौद्ध और जैन ग्रंथ कंटेम्परेरी था, समकालीन था, चल रहा था। यही दोनों जो धर्म हैं, यही दोनों धर्म काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। तो महाजन पद के बारे में भी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? बौद्ध और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उससे, कंप्लीट रूप से। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि कोई इतिहासकार सिंधु घाटी की तरह ज़मीन नहीं खोदता है महाजन पद को जानने के लिए। वो क्या करता है? वो सिंपल सा काम करता है, जो बौद्धिक ग्रंथ हैं, कुछ हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, कुछ जैन ग्रंथ हैं, तो उसको पढ़ लेता है, ये बौद्ध ग्रंथ को पढ़ लेता है ना? जैन ग्रंथ भी आप जानते होंगे, भगवती सूत्र, आचारंग और क्या-क्या होता है, अभी हमको याद नहीं है। तो जैन ग्रंथ को भी पढ़ के जानकारी मिलता है, बौद्ध ग्रंथ को भी पढ़ के जानकारी मिलता है। तो ये सब चीज़ों से जानकारी प्राप्त होता है महाजन पद को अच्छे से पढ़ने के लिए, क्योंकि महाजन पद हम लोगों को वहीं से पता चलता है, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ से। और विशेष रूप से जो बौद्ध धर्म है, वह कह लो कि मतलब एक एक ग्रंथ है, बहुत फ़ेमस ग्रंथ है, वो आपको बताएँगे। उसी से हमको बहुत ज़्यादा जानकारी होता है बौद्ध धर्म के बारे, मतलब जो बौद्ध धर्म का एक बहुत फ़ेमस ग्रंथ है ना, जिसका नाम अंगुत्तर निकाय है। क्या है? अंगुत्तर निकाय, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ में से एक है, किसका? बौद्ध धर्म का। इसी अंगुत्तर निकाय से हमको 16 महाजन पदों की क्या हो जाती है? सूची की जानकारी मिल जाती है। 16 महाजन पदों की सूची की जानकारी हमको यदि मिलती है, तो वो अंगुत्तर निकाय से ही प्राप्त होती है। और यह अंगुत्तर निकाय क्या है? तो ये अंगुत्तर निकाय मेरा बौद्धिक ग्रंथ है। बौद्धिक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और यहीं से हमको 16 महाजन पदों की क्या मिल जाती है? जानकारी मिलती है। और इसके अलावा अगर कह लो तो भगवती सूत्र जो है आपका जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र, तो वहाँ से भी हमको 16 महाजन पदों की जानकारी प्राप्त होती है। बौद्धिक ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय, इससे हमको 16 महाजन पदों की भी जानकारी प्राप्त होती है। और अगर जैन ग्रंथ का बात करें तो उसमें भगवती सूत्र है। तो भगवती सूत्र को भी यदि हम अच्छे से रीडिंग करें, अभी आप क्या करो, मार्केट जाओ और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र को घर खरीद के ले आओ, और आप अच्छे से भगवती सूत्र को पढ़ोगे तो आपको 16 महाजनपद के बारे में जानकारी हो जाएगी। यदि आप बाजार जाओ और आपको बौद्धिक ग्रंथ लाना है तो अंगुत्तर निकाय ले आओ, वो अच्छे से पढ़ लोगे तो उससे आपको भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये सब जो ग्रंथ हैं, जैसे भगवती सूत्र हैं या फिर आपका अंगुत्तर निकाय है, ये सब अ, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ, भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ, तो यही सब पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ रहा है? हालाँकि दोनों ही जो सूची है उसमें बहुत सारा जो चीज़ है, मतलब थोड़ा बहुत जो है उसमें चेंजिंग तो मिलेगा ही, क्योंकि दोनों अलग-अलग ग्रंथ हैं, दोनों अलग-अलग धर्म के ग्रंथ हैं, तो थोड़ा-थोड़ा चेंजिंग तो मिलेगा, लेकिन बहुत थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। यदि हम भारत के मैप की बात करें, तो भारत का मैप अगर आप पढ़े होंगे, देखे होंगे ध्यान से, तो उत्तर भारत और मध्य भारत वाला जो भी क्षेत्र है, उसी में महाजन पद के 16 क्षेत्र का विस्तार होता है। आई कैन रिपीट, फिर से हम बोल रहे हैं, जो आपका बाबू उत्तर भारत और मध्य भारत, उत्तर भारत और मध्य भारत, उत्तर भारत और मध्य भारत वाला जो क्षेत्र है, उसी में लगभग 16 महाजन पद वाला जो क्षेत्र है, उसकी विस्तार होता है उत्तर भारत और मध्य भारत में ही, ऑलमोस्ट लगभग। अच्छे से समझ में आ गया? अब आप बोलोगे सर कुछ एग्जांपल दे दीजिए कि कौन-सा क्षेत्र हमारा उत्तर भारत में है, कौन-सा क्षेत्र हमारा मध्य भारत में पड़ता है। तो उसमें आपका बिहार हो गया बाबू, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब जो कुछ क्षेत्र हैं, ये आपका इन्हीं सब क्षेत्र में पड़ते हैं। और महाजन पद का विस्तार जो है, वह कुछ ऐसे कह लो कि महाजन पद का जो विस्तार होता है बढ़िया से, वो महाजन पद जो है ना, मतलब कह लो कि जो वर्तमान भारत है ना, तो वर्तमान भारत से जो कुछ बाहर के भी क्षेत्र हैं, उसमें भी महाजन पद शामिल था। अभी तो भारत चूँकि अखंड भारत तो रहा नहीं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान सब अलग हो चुके हैं भारत के सीमा क्षेत्र से। तो ऐसा है कि जो उस वक़्त अखंड भारत था,
तो जो भी चीज़ें आती थी ना ये 16 महाजनपदों के अंदर अलग-अलग जगह, ये सब भारत के ही सीमा क्षेत्र के अंदर आ जाती थी। अब तो भारत का बँटवारा हो गया है, अब तो पाकिस्तान भी निकल के अलग हो गया है, नेपाल हो गया अलग, आपका ये अफ़गानिस्तान साइड ये सब अलग हो गया है। तो ये 16 महाजनपद का साइट्स जो है उधर भी पड़ता था। तो ख़ैर वर्तमान भारत से बाहर वाले क्षेत्र में भी 16 महाजनपद का जो बहुत सारा साइट्स है, बहुत सारा जगहें हैं, जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। कुछ ये जो 2 ग्रंथ बताए हैं, तो इनसे बहुत सारा जानकारी मिलती है। या तो आप अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ खरीद लो या फिर आप भगवती सूत्र जैन ग्रंथ खरीद लो, इन दोनों से आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब यह 16 महाजनपद आपस में संघर्ष करते हैं, आपस में लड़ते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सभी महाजनपद एक-दूसरे से लड़ाई करते हैं, सभी महाजनपद जो हैं एक-दूसरे को जीतना चाहते हैं, है ना? मान लो उत्तर प्रदेश वाला बिहार से लड़ लिया, बिहार वाला झारखंड से भिड़ गया, बिहार झारखंड को लूटना चाह रहा है, झारखंड बिहार को लूटना चाह रहा है ना? बिहार दिल्ली को लूटना चाह रहा है, दिल्ली बिहार से लड़ना चाह रहा है। तो एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना रियल में। उसी प्रकार से ये जो 16 महाजनपद है, ये आपस में काफ़ी संघर्ष करते हैं और सब एक-दूसरे को हराने के पीछे लगे रहते हैं और सब जीतना चाहते हैं। सब क्या चाहते हैं? जीतना और आगे बढ़ना। आगे बढ़ने का पूरा ज़ोर-शोर से सब प्रयास करते हैं। और फाइनली अगर देखा जाए तो इन 16 महाजनपद में जो सबसे आगे निकल के आता है, उसका नाम मगध साम्राज्य है। क्या है? मगध साम्राज्य। जितना महाजनपद है ना, उसमें सबसे आगे अगर कोई निकल के आता है, तो वो मगध साम्राज्य ही। आप बोलोगे सर मगध साम्राज्य कहाँ पड़ता है? मतलब मध्य भारत के जो क्षेत्र हैं, एकदम मिड में कह लो, तो पटना है ना, तो पटना के साइड ही ये मगध समझ लो कि अभी प्राचीन पटना कह लो, मगध भारत की। तो वहीं पे विकसित होता है मगध साम्राज्य, ठीक है? मगध महाजनपद। बहुत डेवलप होता है क्षेत्र और बहुत बड़ा साम्राज्य होता है मगध साम्राज्य बहुत बड़ा। और अब देखते हैं जितने भी महाजनपद हैं वहाँ शासन कैसे चलता है। हालाँकि ऑलमोस्ट सभी महाजनपद में राजा जो हैं, राजा के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। लगभग सभी महाजनपद में ऑलमोस्ट जितना भी महाजनपद का इतिहास पढ़ोगे बाबू, तो लगभग जितने भी महाजनपद हैं, उसमें राजा के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। फिर से हम समझा रहे हैं, सबसे छोटा कबीला, कबीला से बड़ा जन, जन से बड़ा जनपद और जनपद से बड़ा महाजनपद। तो हम पढ़ किसको रहे हैं बाबू? तो महाजनपद को पढ़ रहे हैं। देखो ये चीज़ तुमको पूरा दिमाग में रहना चाहिए, महाजनपद क्या है, ठीक है ना? तभी आपको स्टोरी के वाइज़ आपको पूरे माइंड में रहेगा। ठीक है? महाजनपद जो है, महाजनपद में राजा के द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता था। और महाजनपद के अंदर ना बाबू मंत्री भी होते थे। क्या होते थे? मंत्री। और राजा जो है, राजा का सहायता के लिए सैनिक भी होते थे। क्या होते थे? सैनिक भी होते थे, मंत्री भी होते थे, सैनिक भी होते थे। तो आप बोलोगे सर सैनिक कहाँ से टपक गया? तो भाई राजा को इतना ज़्यादा टैक्स आता था ना कि वो सैनिक के लिए औजार भी खरीदते थे, घोड़े भी खरीदते थे और सैनिक को वो टाइम पे पेमेंट भी कर देते थे। तो सैनिक बोले ना जब पैसा आपके पास रहेगा तो आप 500 बॉडीगार्ड रख लीजिएगा, ये स्थिति आपका हो जाएगा। तो राजा जब पैसा वाला बनता है तो क्यों नहीं सैनिक रखेगा? सैनिक रहते थे, मंत्री सजाई जाती थी उनके दरबार में, अलग-अलग डिसीजन लेने के लिए अलग-अलग विभाग के मंत्री होते थे। आज भी मंत्री है ना, कोई कृषि मंत्री हैं, कोई डिफेंस मिनिस्टर हैं, है ना? कोई थल सेना है, कोई बल सेना है, कोई कह लो कुछ भी है, कोई ग्राम पंचायत मंत्री है, मतलब अलग-अलग क्षेत्र के अलग-अलग कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाते हैं। तो अभी भी हमारा मंत्रिमंडल सजती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी के साथ सजे, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लोकसभा सांसद वाला जो जीत के पहुँचता है, वो लोग से कैबिनेट चुन के जाते हैं। मतलब आज मोदी के साथ भी अलग-अलग क्षेत्र के मंत्री बैठते हैं, जो पूरे भारत पे रूल करते हैं, मतलब पूरे भारत का डिसीजन लेते हैं, है ना? जो आज नरेंद्र मोदी के अंदर जो भी सांसद बैठते हैं, वो लोग कितना बड़े-बड़े डिसीजन ले लेते हैं, है ना? और नीतीश कुमार के भी अंदर कैबिनेट मिनिस्टर है, जो आपका विधानसभा वाला क्षेत्र से चुन के जाते हैं। तो ये लोग भी अपना कोई भी मंत्री सजते हैं, नीतीश कुमार राजा हैं, तो चारों तरफ मंत्री सजते हैं।
मोदी राजा है तो चारों तरफ मंत्री सजते हैं, तो मोदी सबके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर होता है, अलग-अलग क्षेत्र के, अलग-अलग विभाग के मंत्री होते हैं। कोई कृषि मंत्री होते हैं, कोई पशु पालन मंत्री होते हैं, मतलब समझ लो कि कोई कोई विदेशी मंत्री होते हैं, है ना? तो अलग-अलग क्षेत्र के मंत्री होते हैं, कोई शिक्षा मंत्री होते हैं। तो वो आपका अभी भी बिहार में बिहार लेवल पे भी होते हैं शिक्षा मंत्री, और केंद्र सरकार में सेंट्रल लेवल पे भी शिक्षा मंत्री होते हैं। शिक्षा मंत्री केंद्र लेवल पे सीबीएसई हो गया, और बिहार लेवल पे आपका बिहार बोर्ड हो गया। तो वही है कि अभी आपका अलग-अलग स्टेट में बटा हुआ है, सबका अपना-अपना नाम है। सभी स्टेट स्वतंत्र है और सभी इंडिया के अधीन है, यूनियन के अधीन है। मतलब मोदी का राज सभी स्टेट में है। लेकिन नीतीश कुमार का राज सभी स्टेट में नहीं है। नीतीश कुमार चाह के भी उत्तर प्रदेश वाले को कुछ बोल नहीं सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी चाहेगा तो उत्तर प्रदेश वाले को भी थोड़ा बहुत संभाल सकता है, समझा सकता है, वहाँ वहाँ भी अपना कुछ दिमाग लगा सकता है, और वो चाहेगा तो बिहार में भी दिमाग लगा सकता है, समझ लो। मतलब अगर एक ठीक-ठाक भाषा में समझा दें, तो नरेंद्र मोदी हो गए, मतलब सब जितना भी है नरेंद्र मोदी का सब बच्चा लोग हो गया, बिहार हो गया, या आपका झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब मतलब नरेंद्र मोदी सबके गार्जियन हैं। और हर एक मतलब अलग-अलग बच्चे लोग जो हैं, जैसे बिहार हो गया, तो बिहार में वो अपना एक गार्जियन बनाया है, जैसे नीतीश कुमार है। और उससे भी छोटा तबके पर शासन क्षेत्र में चले जाएँ तो डिस्ट्रिक्ट हो गया। डिस्ट्रिक्ट से छोटा चले जाएँ आज की डेट में तो डिस्ट्रिक्ट से छोटा प्रखंड हो गया। प्रखंड से भी छोटा चले जाएँ तो गाँव हो गया। गाँव से भी छोटा चले जाएँ तो पंचायत हो गया। तो इस प्रकार से समझ लो कि कितना ज़्यादा टुकड़ी में हमारा शासन व्यवस्था बँटा होता था। उस वक़्त अखंड भारत पे लगभग जो महाजन 16 महाजन पद पे राज करने वाला अगर कोई साम्राज्य था, तो वो मगध था, जो कि सबसे ठोस और सबसे मजबूत था। इन 16 महाजन पद पे राज करता था मगध, ठीक ना? और वहीं से बड़े-बड़े महान प्रतापी शासक चंद्रगुप्त मौर्य, महानंद, घनानंद, इस तरह के बड़े-बड़े राजा देखने को मिले हैं। अच्छे से यहाँ तक समझ में आ रहा है? आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सैनिक वगैरह भी राजा के पास खूब हो गया था, और यदि आपके पास ज़्यादा सैनिक होगा, तो भाई आप तो अपना क्षेत्र का रक्षा करोगे साथ ही साथ, और दूसरे क्षेत्र को जीतोगे भी, ठीक है? सैनिक राजा का रक्षा भी करते थे, और राजा को दूसरे-दूसरे क्षेत्र जिताने में भी हेल्प करते थे सैनिक लोग। आज भी नीतीश कुमार है ना हमारा बिहार का राजा, तो देखो कितना बिहार पुलिस का वैकेंसी निकालता है। तो नीतीश कुमार का ही अपना सैनिक हो गया ना बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सब क्या है? नीतीश कुमार का सैनिक है, क्योंकि उनके उनको सैलरी देने का ताकत है, क्षमता है। नरेंद्र मोदी भी सेंट्रल लेवल पे निकालते हैं, जो आपका बीएसएफ होता है, सीआरपीएफ होता है, ये सब अ, अभी अग्निवीर का दौर चल रहा है, तो ये सब कौन निकालता है? नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार के अंदर वो सब सैनिक चले जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी से पेमेंट लेगा, वहाँ से पेमेंट आता है। लेकिन जो बिहार पुलिस है वो नीतीश कुमार से ही पेमेंट लेता है। इस तरह का कहानी है। राजा के पास पैसा अगर रहेगा तो वो सैनिक रखेगा ही, किस लिए? क्योंकि सैनिक बहुत काम करता है। एक तो राज उस वक़्त तो ख़ैर राजा तलवार के दम पे ही क्षेत्र को जीतता था, तो सैनिक एक अहम रोल निभाता था क्षेत्र को जीतने के लिए, है ना? आज की डेट में ख़ैर संविधान बन गया तो संविधान के अधीन है सब, सैनिक, मंत्री गण, सब कुछ संविधान हो गया। आपका आज की डेट में आप न्यायालय बन चुका है, तो न्यायालय हो गया, ये सब संविधान के अधीन है। संविधान के अंदर है, संविधान के अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई है, बस उसी के अकॉर्डिंग चलना है। आज की डेट में थोड़ा-सा कहानी अलग है। आज जो नीतीश कुमार बिहार पुलिस रख रहा है, तो बिहार का रक्षा के लिए रख रहा है। ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस का उपयोग वो उत्तर प्रदेश को मारने के लिए करेगा, योगी का स यो मतलब यूपी पुलिस से लड़ने के लिए करेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन पहले महाजन पद में ऐसा ही बात था। जो आपका कुरुक्षेत्र के सैनिक होते थे, वो पंचाल को हराने के लिए जान देते थे। पंचाल से लड़ते थे, दबा के मार-काट खून बहाते थे। अब पंचाल वाले को भी गर्मी था, वो भी अपना सैनिक के दम पे कुरु वाले को मार खिलाते थे, मारते थे चढ़ के। तो यही सब पहले होता था, मतलब सैनिक के दम पे सीमा क्षेत्र को भी जीतने का काम होता था। साथ ही साथ राजा का जो भी क्षेत्र है, उसमें रक्षा का भी काम करते थे सैनिक। तो इस प्रकार से मंत्री भी सजाई जाती थी दरबार में, और सैनिक भी होते थे,
है ना? और शासन व्यवस्था खूब बढ़िया से चलाया जाता था और शासन व्यवस्था क्या था? राजतांत्रिक था, मतलब राजा के द्वारा चलाया जा रहा था शासन। कुछ ऐसे ही महाजन पद जो हैं, जो कुछ ऐसे महाजन पद हमको देखने को मिलेंगे आगे, जहाँ गणतंत्र देखने को मिलता है, गणतंत्र। अब आप बोलोगे सर गणतंत्र का मतलब तो हम कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। गणतंत्र का मतलब समझो बाबू, आप इतना बड़े हो गए हो और गणतंत्र का मतलब आपको अभी तक समझ में नहीं आया है। देखिए गणतंत्र जो होता है ना, जहाँ पे गण शासन करते हैं, गण का मतलब क्या होता है? संघ, संघ अर्थात कह लो आप, जैसे ग्रुप होता है ना? तो यहाँ कुछ ग्रुप के द्वारा शासन किया जा रहा था। जैसे अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत में चल रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रहा है ना भारत में, मतलब लोकतंत्र का मतलब क्या? डेमोक्रेसी कह लो इंग्लिश में, है ना? तो जो आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी भारत में चल रहा है, तो पहले क्या था? पहले वंशागण, वंश के आधार पे, मतलब वंशानुगत रूप से शासन होता था। तो महाजन पद में कुल मिलाकर दो प्रकार का शासन व्यवस्था देखने को मिलता था। पहला गणतंत्र और दूसरा राजतंत्र। पहला क्या मिलता था? गणतंत्र और दूसरा राजतंत्र। अभी आपका व्यवस्था क्या है? अभी लोकतंत्र है हमारे पास अभी लोकतंत्र है। तो लोकतांत्रिक राजनीति भारत में चल रहा है ना, मतलब जो भी चीजें हैं वो सब संविधान के अधीन चल रहे हैं। संविधान हमारे भारत में बना हुआ है तो लोग उसके अधीन ही काम कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि बहुत सारा जो महाजन पद की क्षेत्र है वहां पे राजतंत्र चलाया जाता था, राजतांत्रिक व्यवस्था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी महाजन पद देखे गए हैं जहां पे गणतंत्र व्यवस्था चल रही थी, देखने को मिलती है। मतलब दो शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी। गणतंत्र का मतलब बाबू संघ होता है, हम फिर से बता रहे हैं, संघ मतलब जितने भी महाजन पद हैं उसका मालिक एक। अभी हमारे भारत में गणतंत्र क्या है? मतलब गणतंत्र सबका मालिक है कौन? नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ जब तक अपने बड़े गार्जियन से डिसीजन नहीं ले लेगा तब तक वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकता है। उसको नरेंद्र मोदी से पूछना ही पड़ेगा, है ना? झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं ऐसे नहीं कुछ कर सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी के अधीन ही हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे भारत के वज़ीर आजम हैं, मुख्य प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल होता है, जितने भी स्टेट हैं भारत में उसका क्या है? प्रधानमंत्री हेड है। तो वो किनके अधीन है? सभी राज्य प्रधानमंत्री के अधीन है। प्रधानमंत्री कहेंगे उठो तो उठ जाएंगे, अब बैठने कहेंगे तो बैठो तो बैठ जाएंगे। ठीक है? उसी प्रकार से जो गणतंत्र होते थे, तो गणतंत्र में भी पहले एक राजा होता था, वो सभी जगह का हेड होता था। जैसे मगध वो गणतंत्र में आ सकता है, ठीक है? और सभी राजा लोग के द्वारा जो शासन चलाया जा रहा था अपने अपने क्षेत्र में, वो तो ठीक ही है। लेकिन जो एक गणतंत्र होते थे वो सबका मालिक होते थे, मतलब संघ कह लो। समझ में आ रहा है? अब हम देखेंगे भारत में 16 महाजनपद थे, और जो हमारा 16 महाजनपद थे मतलब कहाँ-कहाँ फैले थे। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि बिहार जो है, बिहार वाला क्षेत्र, यहाँ कुल मिलाकर 3 महाजनपद देखने को मिले सिर्फ बिहार वाले क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र चले जाएंगे ना, अभी का उत्तर प्रदेश बाबू, तो अभी के उत्तर प्रदेश लगभग 8 महाजनपद सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में देखने को मिले। मध्य प्रदेश का क्षेत्र चले जाओगे, अभी जो मध्य प्रदेश है, तो वहां पर लगभग लगभग कह लो ना कि कितना था मध्य प्रदेश का, लगभग एक महाजनपद था, शायद शायद एक बार चेक कर लेना, हमको जैसा याद है। राजस्थान देख लोगे तो राजस्थान में लगभग एक था, राजस्थान में भी एक ही था, और एक था या तीन था, हम थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन देखना मैप में जाकर के राजस्थान में। दक्षिण भारत में लगभग एक महाजनपद देखने को मिलते हैं, और दो ऐसे महाजनपद थे जो भारत से बाहर थे। मतलब उस वक्त का तो भारत ही था बाबू, लेकिन अभी भारत डिवाइड हो चुका है। भारत जो है कुछ, जैसे भारत से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जो है, नेपाल हो गए, ये सब अपना स्वतंत्र देश बन चुके हैं, मतलब भारत से अलग हो चुके हैं। तो लेकिन उस वक्त कुछ ऐसे भी महाजनपद थे जो भारत के सीमा के बाहर, मतलब अभी अभी बाहर कह लो, उस वक्त तो भारत के अंदर ही थे। अभी लेकिन वो सब महाजनपद बाहर थे,
मतलब उस वक़्त के सीमा से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? किसी प्रकार का मतलब 2 ऐसे महाजनपद थे जो भारत से बाहर थे। अब सबसे पहले हम जानेंगे मगध को देखते हैं, एकदम अच्छे से मगध के बारे में पढ़ते हैं। तो मगध साम्राज्य जो है, मगध के बारे में अगर पढ़ोगे, जो प्रारंभिक क्षेत्र था ना मगध, वह दक्षिण बिहार के भाग में लगभग पूरा मगध फैला हुआ था, दक्षिण बिहार। जो कि अगर प्रेजेंट में देखें तो पटना वाला क्षेत्र है। पटना कहाँ पड़ता है बिहार में? दक्षिण वाले क्षेत्र में पड़ता है। ये चीज़ तो आपको पता होगा ना, इस चीज़ से आप परिचित होंगे। और ये जो पटना वाला क्षेत्र है, इसी में क्या पड़ता है आपका? दक्षिण बिहार पड़ता है ना? और वहीं पे कौन-सा महाजनपद फैला हुआ था? दक्षिण बिहार में ही आपका मगध महाजनपद फैला हुआ था। इसके अलावा एक और महाजनपद है, जो पहले मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? इस चीज़ को आप जान लीजिए। मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगृह। क्या थी राजगिरी? इसकी राजधानी क्या थी बाबू? मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? राजगिरी थी। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बीपीएससी में लपेट के पूछेगा, पता है क्या? इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? जो मगध साम्राज्य है, उसकी प्रारंभिक राजधानी तो गिरिब्रिज थी। मतलब शुरू-शुरू में गिरिब्रिज को राजधानी बनाया गया था। बाद में उसे बदल करके इसकी राजधानी को क्या कर दिया गया बाबू? बताओ? इसकी राजधानी को राजगृह कर दिया गया। शुरू-शुरू में क्या बनाया गया था? गिरिब्रिज को राजधानी, किसका? मगध का। लेकिन गिरिब्रिज को बदल करके बाद में क्या कर दिया गया बाबू? राजगृह कर दिया गया। समझ में आ रहा है? सबसे पहले गृहब्रिज फिर राजगृह, है ना? पहले गृहब्रिज फिर बाद में राजगृह। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? और यह मगध, मतलब जो मगध है, मगध का कहानी तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। और मगध जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद में से एक था। ये साबित भी था कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यदि कोई महाजनपद था, तो वो आपका मगध था। और जितने भी बड़े-बड़े लीडर हैं, शासक हैं सॉरी, जितने भी बड़े-बड़े शासक हैं, जैसे बिंबिसार के द्वारा शासन मगध में चलाया गया, हर्यक वंश के भी आते हैं, जैसे मौर्य वंश, ये सब जो बड़े-बड़े वंश हैं, ये सब मगध पे ही राज किए हैं। और कहा जाता है मगध एक ऐसा महाजनपद है, ये लगभग महाजनपद पे खुद राज किया है ना? और मगध का एरिया काफ़ी बड़ा था। दक्षिण बिहार वाले क्षेत्र के पटना वाला जो क्षेत्र है, उसी में आपका मगध साम्राज्य एक मजबूती से फैला हुआ था एकदम। मतलब चुस्त-दुरुस्त, किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं था मगध में। दुनिया भर का पैसा था। यहाँ के लोग, जो पटना के लोग हैं, खूब बढ़िया बिज़नेस व्यापार में उस वक़्त आगे थे। हमारा प्राचीन बिहार बाबू बहुत आगे था। ये जो अभी का बिहार गरीबी और ये बेरोज़गारी दिख रहा है ना बिहार में, अभी बिहार खत्म हो चुका है। लेकिन जब आप मगध के अबाउट में इतिहास जाके पढ़ोगे, मगध साम्राज्य, आगे हम पढ़ाएँगे भी, तो इतना बढ़िया एकदम, क्या कहें कि काहे ला इसके सामने यूपी और इसके सामने आपका दिल्ली रहेगा। मतलब बिहार में ना बाबू कोई चीज़ का कमिए नहीं था उस वक़्त। कोई मतलब पैसा कौड़ी दुनिया भर का था। और लोग बहुत खुशी-खुशी बिहार में रहते थे। किसी भी प्रकार का कोई मार-काट, टेंशन कुछ नहीं था। राजा को खूब सारा टैक्स आता था। राजा खूब बढ़िया एकदम यहाँ सैनिक अपने अंदर रखते थे। खूब बढ़िया मंत्रिमंडल सजाया जाता था। और फिर यहाँ के जो मगध के राजा थे, वो काफ़ी मजबूत होते थे। कंपेयर टू अलग-अलग महाजनपद की जो भी क्षेत्र, मतलब अलग-अलग जो महाजनपद है, 16 महाजनपद है ना, और भी जो अन्य 15 महाजनपद हैं, उसके तुलना में हमारा मगध का राजा काफ़ी मजबूत होता था। क्यों मजबूत क्यों होगा? कोई घर मजबूत कैसे होता है? तो पैसा से मजबूत होता है। तो उस वक़्त हमारा बिहार जो था बहुत पैसा से मजबूत था। महाजनपद के समय में बहुत ज़्यादा यहाँ टैक्स वगैरह आता था। यहाँ लकड़ी वगैरह बहुत होता था। यहाँ हाथी-वाथी बहुत मिलता था जंगल में। तो समझ लो कि यहाँ हर चीज़ से एकदम समृद्ध था। इस वजह से हमारा बिहार बहुत आगे था, मजबूत था, पैसा में, धन में, बल में, हर क्षेत्र में। तो आज का बिहार बहुत गरीब हो चुका है उस वक़्त के तुलना में। उस वक़्त हमारे बिहार के सामने कुछ नहीं था। कोई सूरत, कोई मुंबई, कोई कलकत्ता, कोई रांची, कोई हैदराबाद, ये सब थामबे नहीं करता था, बिहार इतना मजबूत था। लेकिन अभी तो ख़ैर क्या ही तुलना करें, अभी तो ख़ैर एंट एंड एलिफेंट है, मतलब अभी क्या ही बिहार डेवलप रहेगा। अभी तो थोड़ा यहाँ बेरोज़गारी, गरीबी, इलिटरेसी, है ना? हर ऐसा फैक्टर है, एक-एक माँ को 6-6 बच्चा है, 7-7 बच्चा है नॉर्मली बिहार में। और
पॉपुलेशन भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आज जब पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बच्चे हो जा रहे हैं बिहार में, मतलब बाई चॉइस बच्चे नहीं किया जा रहा है, बाई चांस हो रहा है बच्चे बिहार में। और जब बच्चे होते हैं तो उसको सही से आप एजुकेशन दोगे नहीं, तो यही सब बच्चे मजदूर बनेगा और यही सब आगे जा कर के दिल्ली के फैक्ट्री में, सूरत के फैक्ट्री में, साड़ी मिल में, कॉटन मिल में काम करेगा जा कर के। दिल्ली में अलग अलग जगह जाके मजदूर बन के 15,000 10,000 कमाएगा और वहीं उड़ाएगा। तो समझ लो कि दिल्ली में कोई मजदूर जाके काम कर रहा है और दिल्ली में चाय भी पी रहा है। लोग जब चाय दिल्ली में 10,000 कमा के 8,000 दिल्ली में उड़ा रहा है, तो दिल्ली के सरकार को टैक्स ज्यादा पहुंचेगा बिहार सरकार की तुलना में। आपको जब हम अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे तब आप समझोगे। वो 20,000 तो कमा रहा है 15,000 दिल्ली में, लेकिन खर्च कहाँ कर रहा है बाबू? दिल्ली में ही ना। तो जब वहीं खर्च करेगा तो टैक्स किसको पहुंचेगा? बिहार सरकार को। पागल, बिहार सरकार को नहीं पहुंचेगा, दिल्ली सरकार को ही टैक्स पहुंचेगा। वो जब पैसा वहां कमा रहा है और वो पैसा उठा के बिहार ले आएगा ना, तब बिहार में यदि पैसा खर्च करेगा तो यहाँ जो भी सामान खरीदेगा उसके द्वारा नीतीश कुमार को टैक्स जाएगा। तो समझो कहानी बहुत ना पेचीदा है। ये सब समझने के लिए तुमको बहुत बढ़िया से इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र का अच्छा जानकारी होगा, तभी चीजें तुमको समझ में आएगा। आ रहा है समझ में? कोई बाबू, कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कोई भी क्वेश्चन में फंसोगे तो फिर बोलना। सोचो उस वक्त बिंबिसार जो हर्यक वंश से था, मौर्य वंश, ये सब कितना बढ़िया था। मतलब भाई अमीर राजा होता था, बिहार से बिलोंग करता था। तो हमारा प्राचीन बिहार को देख लो, कितना आगे था हमारा बिहार। अब देखते हैं अंग महाजनपद। अंग महाजनपद जो है, जिसकी राजधानी चंपा थी। क्या थी? चंपा। अंग महाजनपद की बाबू राजधानी क्या थी? चंपा। और अभी बाबू ये प्रेजेंट में कहाँ पड़ता है? तो चंपा आपका बिहार के मुंगेर है ना, और भागलपुर वाला जो क्षेत्र है, चंप चंपा कहाँ पड़ता है? मुंगेर और भागलपुर वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक ना। ये चंपा क्या था? तो अंग महाजनपद का राजधानी था चंपा। अंग महाजनपद का राजधानी था चंपा। और चंपा जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र, मतलब किधर पड़ता है अभी प्रेजेंट में? बिहार और मुंगेर वाला। जैसे बिहार मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया ना, मुंगेर और भागलपुर वाला क्षेत्र में ये चंपा महाजनपद पड़ता था, जो कि अपने आप में काफी डेवलप हुआ करता था उस वक्त भी। ठीक है। अब देखते हैं वज्जी महाजनपद। तो वज्जी महाजनपद जो था, जिसकी राजधानी क्या थी बाबू? वैशाली थी। अब आप बोलोगे सर वैशाली राजधानी थी किसकी? वज्जी महाजनपद की, है ना। वैशाली राजधानी थी किसकी? वज्जी महाजनपद की। और ऐसा कहा जाता है कि 8 महाजनपद को मिला करके यदि एक महाजनपद बनाया जाए तो वह बज्जी के बराबर था, समझ लो। अन्य 8 महाजनपद को मिला के अगर एक महाजनपद बनाया जाए तो वह बज्जी के बराबर था। तो सोचो कि बज्जी कितना ज्यादा एरिया से बड़ा था। एरिया क्षेत्र के मामले में बज्जी बहुत ज्यादा बड़ा था। अब आप बोलोगे सर ये बज्जी कहाँ पड़ता है? तो अभी प्रेजेंट समय में ये उत्तर बिहार वाला जो क्षेत्र है ना, त्रिपुरा, त्रिपुरा नहीं, तिरहुत, सॉरी। कौन सा क्षेत्र है बाबू? त्रिहुत प्रमंडल आप शायद पढ़े होंगे, जिसे मिथिला के क्षेत्र में, या फिर कह लो कि जो मिथिला का क्षेत्र में उसी के नाम से जाना जाता है, तिरहुत प्रमंडल। अभी जो है ना त्रिहुत प्रमंडल मिथिला वाला क्षेत्र में, तो वहीं पड़ता था क्या? वज्जी। और वज्जी लगभग 8 महाजनपद को मिला करके एक सिंगल महाजनपद के बराबर वाला क्षेत्र था। इतना बड़ा इसका एरिया क्षेत्र था, समझ लो वज्जी, है ना। सबसे ज्यादा अगर जमीन था तो वज्जी के पास होता था। ठीक है, ये भी बिहार में ही पड़ता था। कौन सा बिहार में बाबू? उत्तर बिहार में, है ना। चंपा कहाँ पड़ता था बाबू? तो मुंगेर और भागलपुर वाले क्षेत्र में। चंपा कहाँ का राजधानी था? किस महाजनपद की राजधानी थी चंपा बाबू? बोलो। अंग महाजनपद की राजधानी थी। ये सब आपको रटाया हुआ होना चाहिए, मुंह पे होना चाहिए, क्योंकि महाजनपद से यहीं से क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक ना। कोई डाउट हो तो आप फील फ्री, आप हमको कमेंट से पूछ सकते हैं। और एट प्रेजेंट में उत्तर बिहार का तिरहुत प्रमंडल, कौन सा? तिरहुत प्रमंडल मिथिला वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। और इन क्षेत्रों में जो है वो मूल रूप से वज्जी महाजनपद विस्तार कर रहा था काफी स्पीड से। ठीक है, यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया। और सबसे पहले यदि कोई महाजनपद में गणतंत्र या लोकतंत्र स्थापित हो पाया है तो वह वज्जी ही है। क्या है? वज्जी। कौन सा महाजनपद है? वज्जी।
ठीक है। अब बोलोगे सर बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो बज्जी महाजनपद की राजधानी आपका वैशाली थी। कहाँ थी बाबू? वैशाली। बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। और यहाँ पे सिस्टम कैसा था? तो यहाँ पे गणतंत्र या फिर लोकतंत्र सबसे पहले स्थापित हो पाया। सोचिए कि उस वक्त लोकतंत्र स्थापित हो पाया। तो ये जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं ना भारत में, ये सब आज का नहीं है। वो उस वक्त भी लोकतंत्र और गणतंत्र जैसे व्यवस्था को कल्पना कर दिया गया था। कोई आप नया काम नहीं कर लिए आज भारत में गणतंत्र और लोकतंत्र को स्थापित करके, है ना। उस वक्त भी जो वज्जी है ना, वज्जी वैशाली में, वैशाली इसकी राजधानी है वज्जी का। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे लोकतंत्र या फिर गणतंत्र वाले व्यवस्था चलते ही आ रही थी। और वज्जी महाजनपद में एक जनपद, जब आप भज्जी महाजन पद को अच्छे से पढ़ोगे डिटेल में जा करके, तो वहां पे जो एक जनपद है जिसका नाम लिच्छवी था। क्या था बाबू? लिच्छवी। और लिच्छवी में सबसे पहले जो है ना गण स्थापित हुआ था। क्या स्थापित हुआ था? गण। और क्या स्थापित हुआ था लिच्छवी में? सबसे पहले गण स्थापित हुआ था। यहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये लिच्छवी कहाँ पड़ता है बताओ? जनपद। कौन सा जनपद? ये बज्जी महाजनपद में एक जनपद है। ये बज्जी महाजनपद में एक जनपद है लिच्छवी। महाजनपद और जनपद में आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा है? महाजनपद बाबू बहुत बड़ा, जनपद उससे छोटा। तो ये जो बज्जी है, ये जो आपका बज्जी है, बज्जी में ही लिच्छवी समाया हुआ है। लिच्छवी मतलब बिहार में खगड़िया समाया हुआ है। ये बिहार आपका महाजनपद, खगड़िया आपका जनपद। फिर से बोल रहे हैं, बिहार आपका महाजनपद, खगड़िया बेगूसराय आपका जनपद। ठीक उसी प्रकार से वज्जी आपका महाजनपद जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी आपका महाजनपद जिसकी राजधानी वैशाली थी। और उसी में से एक जनपद जिसका नाम लिच्छवी था। क्या था? लिच्छवी। और सबसे पहले जो गण है यही स्थापित हुआ था सबसे पहले। और लिच्छवी जो है, लिच्छवी को भी राजधानी, जो लिच्छवी है ना, लिच्छवी की भी राजधानी क्या बना दिया गया था? वैशाली ही बना दिया गया था। शुरू शुरू में लिच्छवी की राजधानी क्या बना दिया गया था बाबू? वैशाली। और ये महाजनपद के अंदर ही समाया हुआ था। इस एक जनपद था लिच्छवी। ठीक है, कौन सा महाजनपद के अंदर? फिर से बताओ। वज्जी महाजनपद जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। और इस लिच्छवी की भी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वज्जी की भी राजधानी वैशाली, लिच्छवी की भी राजधानी वैशाली। लेकिन अंतर क्या है बाबू? वज्जी आपका महाजनपद है जबकि लिच्छवी आपका जनपद है। ठीक है, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं यूपी के तरफ। किधर आते हैं? यूपी के तरफ। आप चले जाओ सीधे बिहार से उठ के कहा? यूपी के तरफ। और यूपी में सबसे पहले हम काशी महाजनपद को देखेंगे। कौन सा महाजनपद को? काशी महाजनपद, जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र में था। तो काशी महाजनपद को अच्छे से जाके देख लो, पढ़ो, अच्छे से समझो समझो। तो उसमें हम देखेंगे जो काशी महाजनपद की राजधानी थी तो वो वाराणसी थी, है ना। काशी महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में है उसकी राजधानी वाराणसी थी। तो यहाँ से सवाल पूछ सकता है। दूसरा है कौशल महाजनपद। अब आप बोलोगे सर कौशल महाजनपद कहाँ पड़ता है? तो कौशल महाजनपद जो है अभी एट प्रेजेंट के अयोध्या का नाम सुने हो? अभी वहाँ 22 जनवरी को राम मंदिर की मूर्ति का क्या स्थापित किया गया था ना, राम भगवान की मूर्ति को। कहाँ? अयोध्या में। तो आपका जो ये अयोध्या वाला क्षेत्र है, अयोध्या वाला जो क्षेत्र है वहीं पे कौन सा महाजनपद पड़ता था? कौशल महाजनपद। एट प्रेजेंट में अयोध्या वाले क्षेत्र, अभी अयोध्या के जो फैजाबाद है वो फैजाबाद में स्थित है। ठीक है, अयोध्या के जो फैजाबाद वाला जो क्षेत्र है ना, वहीं पे आपका कौशल महाजनपद स्थित है। राम भगवान की धरती, इस यही अयोध्या है ना, कर्म भूमि राम भगवान की धरती है। ठीक है, जन्मभूमि है ना राम भगवान की। तो अयोध्या वाला जो क्षेत्र है आपका एट प्रेजेंट में कहाँ पड़ता है? फैजाबाद। ठीक ना, फैजाबाद में स्थित है। खैर अब तो फैजाबाद इसका नाम भी बदला गया है।
अब आपका इसका नाम अयोध्या उपाध्याय करके कुछ रखा गया है, इसको जाके एक बार गूगल पे चेक कर लीजिएगा, है ना, अयोध्या उपाध्याय। अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले इसका नाम फैजाबाद ही था, अयोध्या फैजाबाद में स्थित था। और कौशल की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। क्या थी? श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। और ये श्रावस्ती जो थी वो दक्षिण कौशल की राजधानी, ये जो श्रावस्ती थी ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कौशल की राजधानी कौन थी? श्रावस्ती थी। और ये जो श्रावस्ती है दक्षिण कौशल की राजधानी थी, जबकि साकेत जो था वो उत्तर कौशल की राजधानी थी। यहां से भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, श्रावस्ती, जबकि साकेत उत्तर कौशल की राजधानी थी। एक आपका दक्षिण कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती, दूसरा आपका साकेत कौशल उसकी राजधानी, जबकि दूसरा साकेत उत्तर कौशल की राजधानी थी। दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। और उत्तर कौशल की राजधानी क्या थी? साकेत थी। तो इस चीज को दिमाग में फिट कर लो, यहां से भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है। और कौशल यहां से समझ, आप देखेंगे मल्ल महाजनपद को, तो एट प्रेजेंट में आप मल्ल महाजनपद को अगर देखना है तो एट प्रेजेंट में आप देवरिया वाला क्षेत्र चले जाओ। देवरिया कहाँ पड़ता है बाबू? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौन सा क्षेत्र देखना है? मल्ल महाजनपद को अभी देखना है आपको अच्छे से, तो देवरिया वाला क्षेत्र चले जाओ, वहां से आपको मल्ल महाजनपद के एकदम अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और जो है आपका मल्ल महाजनपद, तो मल्ल महाजनपद की राजधानी जो है बाबू वो कुशीनगर है ना, या फिर बज्जी के ही तरह यह जो मल्ल है, मल्ल महाजनपद जो मल्ल वाला जो क्षेत्र है, यह भी बज्जी के तरह ही एकदम गणतंत्र क्षेत्र हुआ करता था। बिल्कुल गणतंत्र, मतलब राजा रानी का खेल वैसा नहीं था, थोड़ा सा संविधान के अधीन था। ठीक है, मतलब एक संघीय व्यवस्था था, संघ था, यूनियन था वहां पे। समझ में आ रहा है? मतलब एक ही महाजनपद में छोटा छोटा जनपद भी था, और बहुत सारा जनपद जो थे वो सब महाजनपद के जो लीडर थे उसको टैक्स पे करते थे। मतलब गणतंत्र व्यवस्था इसी को ना कहते हैं, संघीय शासन व्यवस्था। आ रहा है समझ में? तो ये जो संघ वाला शासन व्यवस्था था वह कौन सा क्षेत्र में था? बज्जी में तो था ही, था ना, और ये मल्ल में भी था। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, वज्जी की राजधानी पढ़ाई थे ना, बोलो वज्जी की राजधानी क्या था उस वक्त? हम्म, राजगृह। फिर क्या था? वाह, भूल गए? बोलो, एकदम बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। नहीं आता है तो कमेंट करो। बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या था? वैशाली था। कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर दिक्कत है ना। आप कंफ्यूज एकदम बिल्कुल मत हो। आ रहा है समझ में अच्छे से? और इस तरह से आपको मल क्षेत्र जो है वो भी एक गणतंत्र था, वज्जी भी गणतंत्र था। अब देखते हैं वत्स महाजनपद को, और इसकी राजधानी क्या थी बाबू? कौनसाम्बी थी। क्या थी? कौनसाम्बी। किसकी राजधानी? वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी बाबू? कौनसाम्बी थी। और आप बोलोगे सर कौनसाम्बी कहाँ पड़ता है? तो एट प्रेजेंट में इलाहाबाद जो है ना, इलाहाबाद में आप जाओगे तो वहाँ प्रयागराज पड़ता है। तो इलाहाबाद के प्रयागराज वाला जो क्षेत्र है उसी में कौनसाम्बी पड़ता है। कौनसाम्बी किसकी राजधानी थी? वत्स महाजनपद की क्या थी बाबू? राजधानी थी। आ रहा है समझ में? वत्स महाजनपद की राजधानी कौन थी? कौनसाम्बी थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक कुरु महाजनपद हुआ करता था, और कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और आप बोलोगे सर इंद्रप्रस्थ कहाँ पड़ता है? तो एट प्रेजेंट में दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, लगभग वो पूरा क्षेत्र को ही इंद्रप्रस्थ कह सकते हैं, है ना। देखो ये सब थोड़ा सा ना फैक्ट डाटा है, और ये सब आप अच्छे से लूसेंट हो गया, फिर क्राउन बुक होगा आपके पास तो उसमें भी
दिया हुआ है। तो आप थोड़ा-सा जाके जो फैक्ट डाटा है ना, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन है, कहाँ प तो ये सब थोड़ा वहाँ से देख सकते हो। इसमें समझने का है ही क्या, इसको थोड़ा-सा याद करने का चीज़ है। और बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में आप याद भी करो और रटो। मतलब रटना भी पड़ता है और समझना भी पड़ता है। सिलेबस एकदम डिवाइड है। 50% रटिए और 50% समझिए। सिर्फ समझ के भी काम बनने वाला नहीं है और सिर्फ रट के भी काम बनने वाला नहीं है। तो याद भी करना है चीज़ों को रिवाइज कर करके और चीज़ों को समझना भी है। तब दोनों मिला करके आपका एग्जाम अच्छे से तैयार हो जाएगा। हर क्षेत्र में, चाहे आप ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी पढ़ रहे हैं, याद करने वाला चीज़ में याद भी रखना है और रटने वाला चीज़ में रटना भी है। अब कुरु की जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ में है, तो ये थोड़ा सा याद ही करना है ना, कुरु इंद्रप्रस्थ। ठीक उसी प्रकार पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र है। तो इसमें आपको हम क्या समझाएं, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र है, इसमें समझने वाला क्या बात है। इसको तो पढ़ते 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 2 4 5 बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा, है ना। पांचाल की राजधानी क्या है, अहिच्छत्र है। सूरसेन की राजधानी क्या था, मथुरा था। तो ये सब आप ल्यूसेंट खोलो, उसमें मिल जाएगा। चेदी की राजधानी क्या था, बोलो, शक्तिमती, है ना। चेदी की राजधानी क्या था, शक्तिमती था। ये इंपॉर्टेंट है। और चेदी के एक राजा थे जिनकी हत्या जो है वह कृष्णा, मतलब जो कृष्ण थे, कृष्ण ने की थी। अब बोलोगे कौन सा कृष्ण, तो यही जो आपका राजा है, राजा नहीं, भगवान जिन्हें आप मान रहे हैं, कृष्ण भगवान। चेदी जो है उन्हीं के एक राजा हैं, उनकी हत्या कौन कर दिया था, कृष्ण भगवान ने। उसी के आसपास जो थे ना कृष्ण भगवान, महाभारत ये सब हुआ था। मतलब उस लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास से, ये सब चीज याद रखना। ये सब बाबू कृष्ण भगवान, राम भगवान, ये सब राजा ही थे ना। ये सब थे कौन, उनके ही इतिहास को ना आज मतलब राजा लोगों को हम भगवान मान लिए। हम बोले ना हिंदू धर्म में उस वक्त, हिंदू धर्म बहुत ठोस होते जा रहा था। जिस प्रकार से जैन धर्म आगे बढ़ रहा था, बौद्ध धर्म आगे बढ़ रहा था, तो हिंदू धर्म भी एकदम रेस में लगा हुआ था। तो हिंदू धर्म भी राजा, जो राजा थे उसको भगवान मानते चला गया। जैसे कृष्ण भगवान भी राजा थे, राम भगवान भी राजा थे, तो इन लोगों को क्या मान लिया गया, आज की डेट में भगवान मान लिया गया है। खैर इन लोगों का कर्म ही ऐसा था कि भगवान के समान था। मेरा वीडियो लगभग 1 घंटा से ज़्यादा का हो गया है और हम चाहते हैं कि आप जो भी ये चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो एक नया वीडियो लाएंगे, उसमें बढ़ाएंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताइए, और चीज़ें समझ में आया कि नहीं आया तो वो भी आप हमको बता, कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ गया आपको। अब जो भी महाजनपद की राजधानी है, जो भी रिलेटेड बातें हैं, सब हम दूसरे एक नया वीडियो लाएंगे, क्योंकि ये 1 घंटा से ऊपर का हो गया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।